हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। वेलकम टू एम बाय। आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है आइसो बार एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो बार और आइसो इलेक्ट्रॉनिक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके डिफेंस के एग्जाम यानी एनडीए में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछे गए। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो बार क्या होते हैं, इनको हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसो बार, इन 3 टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। एक तो अपना ये हो जाएगा आइसो बार क्या होता है, ठीक है, एक टॉपिक ये देखेंगे। इसके बाद में हम एक बात करेंगे आइसो न्यूट्रॉनिक की, आइसो न्यूट्रॉनिक, और एक हमारा ये टॉपिक हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये 3 टॉपिक हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आइसो का मतलब समझा देते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अब जैसे यहाँ पर आइसो बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आइसो बार के केस में ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, वो आपस में आइसो बार कहलाते हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करें, ऐसी स्पीसीज, चाहे वो कोई कैटायन हो सकते हैं, चाहे वो एनायन हो सकते हैं, या फिर वो आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है, उन स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो आपस में कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और जो आइसो न्यूट्रॉनिक कहलाती हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको समझाया था कि किसी भी एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक एलिमेंट लिया P, इस एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नीचे यहाँ पर लिखा होता है इसका Z यानी एटॉमिक मास। चलिए इसको हम X से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। X सबसे सिंपल है रिप्रेजेंट करना। कोई भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, और यहाँ पर लिखा होता है इसका क्या, एटॉमिक नंबर, जिसे हम Z से दिखाते हैं। और यहाँ पर गाइस लिखा होता है क्या, एटॉमिक मास, जिसको हम A से दिखाते हैं। और जो एटॉमिक नंबर होता है Z, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। न्यूक्लियस के अंदर किसी एलिमेंट के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उसी को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर वो एटम न्यूट्रल है, मतलब उस पर किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है, ना तो उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो आप ये कह सकते हो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट है जिस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है ना ही उस पर कोई निगेटिव चार्ज है, तो उसको हम न्यूट्रल एलिमेंट कहते हैं। उस न्यूट्रल एलिमेंट के एटम की अगर हम बात करें, मतलब एटम की बात करें जो न्यूट्रल है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक मास की, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। जो Ma है इसको हम बोलते हैं मास नंबर, इसको कहा जाता है मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। और जो ये Z है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसको कहा जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो जो मास नंबर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर किसी एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। और एटम की जब हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो मास नंबर है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ये क्या बताती है, मास नंबर बताती है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को। अब हम एक एक करके देखते हैं आइसो बार क्या है। तो आइसो बार की डेफिनेशन देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनमें एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होना चाहिए लेकिन सेम मास नंबर होना चाहिए। यानी अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसके अंदर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। इसका मतलब है प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन जो मास नंबर है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं आइसोबार, वो आपस में कहलाते हैं आइसोबार या आइसोबारिक कहलाते हैं। तो अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है
उन्हें संभारिक के रूप में जाना जाता है। याद रहेगा, इसके एग्जाम्पल समझते हैं। कैल्शियम की अगर हम बात करें, यहाँ पर गाइस कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या होती है 20, लेकिन इस कैल्शियम के अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो 22 होती है, सॉरी 20 होती है। कैल्शियम के न्यूट्रॉन की संख्या 20 होती है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दें तो मास नंबर मिल जाता है 40, तो इसका मास नंबर होता है 40। क्लियर हो गया। आर्गन की अगर हम बात करें गाइस, आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है, यानी आर्गन के अंदर प्रोटॉन की संख्या 18 है, लेकिन आर्गन के एटम के अंदर न्यूट्रॉन 22 होते हैं, 22 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आपने प्रोटॉन 18 और 22 न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया तो आपको 40 क्या मिल जाएगा, मास नंबर मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं, क्योंकि आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, यानी 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन 22 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या कहलाते हैं, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास कहलाता है या मास नंबर कहलाता है, जो कि 40 हो जाएगा। अब इन दोनों को जरा गौर से देखो, ये अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं। ये कैल्शियम एलिमेंट का एटम है, ये आर्गन एलिमेंट का एटम है। तो अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन जिनका एटॉमिक मास यानी मास नंबर सेम है, तो ये आपस में कहलाते हैं आइसोबार। क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, ये आपस में आइसोबार कहलाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि आइसोबार हम किसको कहेंगे। तो कैल्शियम एटॉमिक नंबर जिसका 20 होता है, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज एटम इज डिफरेंट बट द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज 40। तो इसीलिए आपस में ये दोनों कहलाएंगे क्या, आइसोबार। तो मेरे ख्याल से आइसोबार आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं आइसो न्यूट्रॉन यानी आइसोटोन्स की बात करते हैं, सम न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, देखो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स हैं, उन एटम्स में न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो जाए तो उनको हम क्या कहते हैं, आपस में आइसोटोन कहते हैं या फिर सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। द टू न्यूक्लियाइड आर आइसोटोन इफ दे हैव द सेम न्यूट्रॉन नंबर। मतलब दो न्यूक्लियाई, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। तो कोई भी दो न्यूक्लियस हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो वो आपस में दोनों कहलाते हैं क्या, आइसोटोन कहलाते हैं। बट डिफरेंट प्रोटॉन, दोनों में प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट होगी। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल बोरॉन की बात करें, बोरॉन का एक आइसोटोप है, बोरॉन का आइसोटोप है, बोरॉन 5 एटॉमिक नंबर होता है और इसका एटॉमिक मास 12 यहां पर दे रखा है। ठीक है, बोरॉन का ये आइसोटोप। कार्बन का एक आइसोटोप ये है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका आइसोटोप ये 13 वाला ले रखा है। अब जरा इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या कैलकुलेट करो कितनी आएगी। न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा ये हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर होता है जेड जिसको हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, ये मास नंबर होता है ए जिसको हम न्यूट्रॉन की संख्या भी बोल सकते हैं, है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या बोल सकते हैं। तो जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो आ जाएगी एटॉमिक मास यानी मास नंबर ए माइनस जेड। ए को जेड से माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 12 में से 5 माइनस करो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 7 मिल जाएगी। और यहाँ 13 में से 6 माइनस करो तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 मिल जाएगी। तो क्या बोरॉन और कार्बन जो दोनों एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंट के, बोरॉन और कार्बन के दोनों एलिमेंट के जो एटम्स गिवन है, क्या इन दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, इन दोनों के न्यूक्लियस में 7-7 न्यूट्रॉन है, तो इसीलिए ये आपस में सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसो न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये भी आपको अच्छे समझ आ गया है कि दो न्यूक्लियाई या दो न्यूक्लियस या दो नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम है लेकिन प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट हो तो वो क्या कहलाते हैं, आपस में आइसोटोन कहलाते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इसको समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक रिफर टू टू एटम्स, यानी कोई भी दो एटम ले लो या फिर कोई दो आयंस ले लो या कोई दो मॉलिक्यूल्स ले लो, कोई भी स्पीसीज हो, चाहे दो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे दो आयंस हो, चाहे दो एटम्स हो, उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर पोटेशियम की अगर हम बात करें, याद रखना पोटेशियम के पास टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
पोटेशियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में गाइज 8 इलेक्ट्रॉन और एन शेल में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर ये एक, अब जितने नंबर ऑफ, यहां पर अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहां पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन यहां पर कितने हैं? 19। यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे गाइस? इलेक्ट्रॉन भी यहां पर 19 होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि अभी ये न्यूट्रल है। लेकिन अब क्या करेगा, इसे अपने ऑक्टेट को पूरा करना है, मतलब ये अपने ऑक्टेट को चाहता है, सब हर एक एलिमेंट का एटम चाहता है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट रखे। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो अब इस पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो बचेंगे 2, 8 और 8 यानी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कितने? 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कभी भी चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन की संख्या उतनी रहेगी, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या चेंज नहीं होती है किसी भी एटम में। इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि अगर वो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है डोनेट हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है डोनेट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होते हैं। और अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। अगर आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मतलब वो अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ठीक है, एटम। अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो बचे 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अभी भी 19 प्रोटॉन है, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन और 18 प्रोटॉन अपने चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर गाइज माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है, और एक प्रोटॉन पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो अगर एक प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है किसी जगह पर तो वो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। अगर किसी जगह 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या सेम है तो वहां पर चार्ज 0 हो जाएगा। इसीलिए तो यहाँ पर जो पोटेशियम था, यहाँ 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन थे, इसीलिए तो न्यूट्रल था, इसका इस पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया तो 18 इलेक्ट्रॉन बचे, 19 प्रोटॉन है। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन यानी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा यहां पर बच जाएगा प्रोटॉन। तो जो एक्स्ट्रा एक प्रोटॉन बच जाएगा तो उसी की वजह से ये आयन बन जाता है, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको के पॉजिटिव समझ आ गया। तो के पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है केवल। तो यहां पर के पास कितने थे? पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन के पॉजिटिव के पास कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अगर यहाँ 2 पॉजिटिव होता तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। अब यहां पर देखो के पॉजिटिव की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान से देखो, ये है के पॉजिटिव, ये क्या है? के पॉजिटिव। तो के पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आर्गन के पास कितने होते हैं? आर्गन के एटम के पास कितने होते हैं? 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इनको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यानी पोटेशियम का जो कैटाइन है, देखो पॉजिटिव चार्ज होता है ना तो इसको हम कैटाइन कहते हैं। पोटेशियम का कैटाइन और आर्गन आपस में कहलाएंगे क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? ऐसे अगर हम कैल्शियम की बात करें, देखो और भी हम समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एक करके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, एक एक करके ध्यान देना, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब कैल्शियम को भी देख लेते हैं। आर्गन के पास तो 18 ही होंगे इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है किसी भी टाइप का, तो इसका मतलब इसमें अभी 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 इसमें क्या है? प्रोटॉन है। तो इसीलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को चार्ज को कैंसिल कर दे रहे हैं। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, ये जो एटम है ये न्यूट्रल है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें, के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 8 और एन शेल में होते हैं गाइस 2 इलेक्ट्रॉन।
तो हमने क्या बोला था, आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को, हर एटम चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करे, है ना। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो हमने क्या बताया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 20 में से 2 चले गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अभी भी प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 20 प्रोटॉन रहेंगे कैल्शियम के पास। तो 18 इलेक्ट्रॉन, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहां पर एक्स्ट्रा बचेंगे 2 प्रोटॉन। तो ये 2 प्रोटॉन के बराबर जो चार्ज होगा पॉजिटिव, वो कैल्शियम पर आ जाता है, तो ये बन जाता है कैल्शियम 2+। अब आ गई बात समझ में। तो कैल्शियम 2+ जो चार्ज कैटाइन बन रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन के डोनेट होने की वजह से बन रहा है, क्योंकि 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। और 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे प्रोटॉन, उनकी वजह से कैल्शियम 2 Ca2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि कैल्शियम के एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है ना, 20 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कैल्शियम के कैटाइन के पास, Ca2 पॉजिटिव के पास सिर्फ 18 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और देख लेते हैं नेगेटिव वाला, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। क्लोरीन की बात करें गाइस, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी ये न्यूट्रल है, इस पर ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 17 प्रोटॉन है, यही हुआ इसका मतलब। इसीलिए एक दूसरे के ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर रहे हैं, और ये क्लोरीन का जो एटम है ये न्यूट्रल है। अब होता क्या है कि हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना है इसको, तो ये अब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये क्या करता है, अब ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से गेन कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को जब ये बाहर से कहीं से गेन करेगा तो अब इसके पास गाइस हो जाएंगे 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने, 18 हो गए, 17 थे, 1 ले लिया, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पे प्रोटॉन अभी उतने ही है, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, प्रोटॉन 17 ही है। अब यहां पर देखो ध्यान से, 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। यहां पर एक्स्ट्रा बचेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है नेगेटिव, वो यहां पर शो कर देंगे क्लोरीन माइनस। ये बन जाएगा क्लोराइड आयन। क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन। इसीलिए इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो एक नेगेटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 नेगेटिव अगर होते तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 3 नेगेटिव होते तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। और किसी एलिमेंट पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, 2 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, 3 पॉजिटिव चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। आगे बात समझ में। तो इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोराइड आयन के पास 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो क्लोरीन था इस पर सिर्फ 17 इलेक्ट्रॉन थे। तो आपने एक चीज देखी, ये जितने भी यहां पर लिखे हैं, पोटेशियम का कैटाइन K पॉजिटिव, कैल्शियम का कैटाइन Ca2 पॉजिटिव, आर्गन, और ये क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, इन सब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपस में सबके सब क्या कहलाएंगे, आपस में सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आगे बात समझ में। चाहे जितने नंबर ऑफ स्पीसीज हो, चाहे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो, चाहे जितने नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे जितने नंबर ऑफ आयंस हो, उन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो वो सबके सब क्या कहलाएंगे, आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर याद रखना, ये जो पोटेशियम का कैटाइन है K पॉजिटिव, ये जो कैल्शियम का कैटाइन है Ca2 पॉजिटिव, और ये जो आर्गन है Ar, और जो क्लोराइड आयन है Cl नेगेटिव, इन सबके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए सबके सब क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये था एक हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो याद रखिएगा कि हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। एक बार नोट कर लें सभी स्टूडेंट, जल्दी से नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे, ठीक है ना, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और ये आपका टाइम टेबल है। अगर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए एग्जाम, अग्निवीर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये टाइम टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रॉपर आपकी क्लासेस चल रही हैं, बस याद रखना ये रात को 9 बजे जो आपकी क्लास होती थी उसकी जगह पे सुबह 10 बजे आपकी हम
फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक एमबाइव एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप 3D एनिमेशन के साथ, एआई टेक्नोलॉजी के साथ, 3D विजुअलाइजेशन के साथ उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पूरी डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। लर्न कर सकते हैं थ्योरी को, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके अलावा आप टेस्ट दे सकते हैं, और टेस्ट देने के दौरान आपकी पूरी परफॉर्मेंस चेक हो जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो एम्बाइब अचीव डिफेंस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया। कीप एम्बाइबिंग एंड वी बिलीव इन यू।